घटना घटी है तो उस पर चर्चा होती रहेगी। और जिस तरह से हम हिंदुस्तान एविएशन बिजनेस में पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर गया है और जिस तरह से हमारे एविएशन सेक्टर को सेफ भी माना जाता है और तमाम सिक्योरिटी पैरामीटर्स के आधार पर भी हम दुनिया के शीर्षस्थ देशों में आते हैं, तो निजी एयरलाइंस होने की वजह से और तमाम चीज़ों की वजह से इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और अगर ये घटना घटी उसके कारण क्या है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जांच के बाद बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन फिर भी आज मैं माहौल क्या है, मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के साथ चर्चा करने के लिए हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूं सुभाष गोयल जी, जो देश के एविएशन सेक्टर के प्रीमियर लोगों में है, जो सबसे पहले जिन लोगों ने एविएशन सेक्टर में काम करना शुरू किया। और टूरिज्म के लिहाज से अगर बात कही जाए तो राजन सहगल जी, इन लोगों का एविएशन सेक्टर में अपना एक अनुभव है। और मेरी बाईं तरफ कैप्टन नरेश बेरी जी बैठे हैं, जो इस पूरी बातचीत के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी और हिस्सा हो सकते हैं। उसकी वजह यह कि इनका जो है तकरीबन 20,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है, 30 साल से ज्यादा एयर इंडिया में पायलट के तौर पर रह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो इस एयर इंडिया ड्रीम लाइनर जो क्रैश हुआ प्लेन, उसके जो मेन पायलट थे वो इनके को पायलट रहे हैं, सुमित सबरवाल, जिनका निधन हुआ है इस प्लेन क्रैश में। और सबसे बाईं तरफ पवन कुमार जी हैं, जो एविएशन सेक्टर के बहुत ही माने जाने पत्रकार हैं, 25 वर्षों से ज्यादा एविएशन सेक्टर को कवर करते आए हैं। तो इसके तमाम अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कैप्टन नरेश बेरी जी, जो कि कैप्टन सुमित सबरवाल इनके को पायलट रहे और उनके सीनियर है, 30 साल से एयर इंडिया में एयर बस भी चलाई आपने, बोइंग भी चलाई। और आज मैं अपने दर्शकों को भारत की एविएशन का, दुनिया की एविएशन सेक्टर की तमाम वो बातें बताने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी। जैसे दुनिया में सिर्फ 2 तरह के जहाज हैं, एक एयर बस और एक बोइंग, एयर बस और बोइंग, और दोनों को चलाने का आपको अनुभव प्राप्त है। सर, सबसे पहले मैं ये सवाल, जहन में सबके ये आ रहा है कि 8200 घंटे का एक्सपीरियंस उड़ाने का सबरवाल साहब को था, आपको 20,000 घंटे से ज्यादा तक का। आखिर इस तरह की घटना की वजह, हालांकि जांच में सामने आए, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? सबसे पहले तो मैं सब ऊपर जाने वाले जो सारे पैसेंजर, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके सब घर वालों को इतनी ताकत दे ताकि वो इस टाइम पे एक पूरी सहानुभूति से खड़े रहें, नंबर 1। नंबर 2, सुमित सबरवाल मेरे सामने ही उसने फ्लाइंग स्टार्ट की थी और दिल्ली में फ्लाइंग क्लब में उसने स्टार्ट किया था ये काम। उसके बाद एयर इंडिया ज्वाइन किया और मैं पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी पायलट था, करीबन 8-10 साल मैंने वहाँ भी काम किया। सारे देश के ज्ञानी जैल सिंह, नरसिम्हा राव, एनडी तिवारी, सब लोगों को मैं फ्लाई करता रहा। और इसके बाद मैं एयर इंडिया चला गया। मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण फ़्लाइटें उड़ाई, ब्लू स्टार के टाइम में भी किया, IPKF के टाइम में भी मैंने फ्लाई किया। और जब मैं एयर इंडिया गया तो सबसे पहले मैंने एयरबस 310 उड़ाई, जो कि जिस पर सुमित सबरवाल आए थे। उसके बाद ही मैं फिर जंबो 747, 200, 300, 400 ये सारे उड़ाए। और वो लड़का काफ़ी अच्छा था, सीधा था। उसके पिताजी DGCA में डिप्टी डायरेक्टर थे लाइसेंसिंग के, मिस्टर सबरवाल, तो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं। और असली इसमें जो मुझे लग रहा है, टेक ऑफ हुआ है फिर फुल पावर के साथ, उसके अंदर कम से कम 11 घंटे का फ्यूल होगा, 5000 लीटर 1 घंटे में कम से कम पीता है ये जहाज़ ड्रीम लाइनर। कम से कम 60,000 किलो, 1.25 लाख कह रहे हैं। 1.25 लाख तो मुझे लगता नहीं है। हमारे जंबो जेट में 1.5 लाख किलो आता था, तो ये ड्रीम लाइनर है, इसमें सिर्फ 250 सवारी आती है। हमारे फ्लाइट में
25 सवारी आती थी। तो वो तो आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से तो 60,000 किलो फ्यूल होगा मैक्सिमम, 60 और या 55-60। 9 घंटे का सफ़र था और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा, 1-1.5 घंटा रखते हैं अल्टरनेट एयरपोर्ट के लिए। हाँ, नहीं, वो गृह मंत्री ने भी कल कहा था और कि 1.25 लाख लीटर है, तो उस आधार पे हम कह रहे हैं। नहीं, वो गृह मंत्री जी को किसी ने एडवाइस दी होगी ना, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जी। तो इसमें जो मुझे लगा, टेक ऑफ हुआ, उसके लैंडिंग गियर नीचे ही रहे, लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गए, जबकि हम जैसे ही टेक ऑफ करते हैं 30 सेकंड में इमीडिएट हमारा फर्स्ट कॉल होता है गियर अप। तो फर्स्ट एकदम हमारा को पायलट जो भी हो, या तो वो फ्लाई कर रहा है या तो कैप्टन सबरवाल फ्लाई कर रहे थे या उनका को पायलट कर रहा था, तो गियर अप हुए ही नहीं, मेन गियर डाउन ही थे। उसके बाद उन्होंने मे डे किया। इसका मतलब इमीडिएट कोई ना कोई प्रॉब्लम बहुत ही तकड़ी आई है, जिससे कि डायर इमरजेंसी, जिसमें आपको मे डे करना पड़ता है। यदि कोई अर्जेंसी हो तो पैन करना पड़ता था। तो इसमें उन्होंने मे डे किए और पावर लॉस बोला है, थ्रस्ट लॉस, जो मैंने सुना है। ये तो आप जब DFDR और CVR निकाल के उसको रीड करेंगे तो इमीडिएट पता लग जाएगा। जो मुझे लगता है या तो इसमें कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या फ्यूल कंटेमिनेशन हुई है, जिससे दोनों इंजन फ्लेम आउट हो चुके हैं। फ्यूल कंटेमिनेशन का मतलब कि फ्यूल गया ही नहीं इंजन के अंदर। फिर टेक ऑफ के टाइम तो चला गया, उसके बाद बस उतना ही रह गया, उसके बाद बंद हो गए दोनों इंजन। अच्छा। जब फ्लेम आउट हो गए तो फिर पावर ही नहीं है। उसने काफ़ी ऊंचा रखा अपना नोज़, बचाता रहा, पर आगे बिल्डिंग्स थी, जो कि आजकल बड़ा गलत है कि रनवे के सामने ही बिल्डिंग होना, और थोड़ा पहले की तरह के रनवे नहीं है इस वक्त। इतनी कंजस्टेड एरिया में रनवे है, तो सीधा ही वो हॉस्टल में घुस गया, उसकी नोज़ और फिर विंग टूटे साइडों से। उसमें से एक पैसेंजर भगवान भरोसे निकल गया। वो भी एक मिरेकल ही हो गया। वो एक बहुत बड़ा मिरेकल था। एक आदमी वो कैसे बच गया, लोग यही सोच रहे। देखो वो अपना उसमें था ना, इमरजेंसी एग्जिट वाले उसमें बैठा था, विंग टूटा, उसकी वो खिड़की खुली, वो कूदिया नीचे साइड से, तो प्लेन आगे जाके क्रैश हुआ हो। प्लेन तो अंदर घुस गया ना उसमें, हॉस्टल के अंदर। उसकी टेल तो बाहर दिख रही है मुझे। ये अच्छा सर, आपके कितने आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस? मोर देन 20,000 है। इन 20,000 घंटे की उड़ान में आपके जीवन में कभी इमरजेंसी सिचुएशन कुछ आई हो? कई बार आई मेरे जीवन में इमरजेंसी सिचुएशन। एक बार इंजन में फायर भी हुई थी, तब मैं नया पायलट लगा। उसके बाद मस्कट में लैंड करके 5-7 दिन लगे थे उसको ठीक होने में। एक बार हमारे साथ टोक्यो में हुआ था। टोक्यो में हमारे टायर बस्ट होके अपने हाइड्रोलिक लाइंस को बस्ट किया उन्होंने, और फ्यूल लाइन को। तो हमें 5 घंटे होल्ड करके, क्योंकि टोक्यो में एक ही रनवे थी, होल्ड करके हमने वहाँ फ्यूल जेटिसन किया और फिर लैंड किया। मतलब कोई इस तरह का कोई नुकसान जान माल का नहीं हुआ? नहीं, जान माल का अभी तक भगवान की दुआ से कुछ नहीं हुआ मेरे 47 साल के एक्सपीरियंस में। तो सर मैं कहीं एक किस्सा पढ़ रहा था, उसमें किसी पायलट पे यह आरोप था कि उन्होंने समंदर पे या पानी पे लैंड कराया था, आपको मालूम होगा। हडसन रिवर में जिसने लैंड किया था, उसके भी बर्ड फ्लॉक्स जो है ना, वो उसके अंदर घुस गए इंजन्स के अंदर, तो दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। जो एयरबस थी, तो उसने हडसन में लैंड किया था। तो जब अदालत में उनका मामला गया, हाँ। तो पायलट से जज ने पूछा कि इतने पैसेंजर्स के जीवन को खतरे में डाल के आपने नदी पे जहाज को लैंड कराने का फैसला क्यों किया? तो पायलट ने कहा कि जितना आपने बोला है, इससे कम वक्त मुझे डिसीजन लेने के लिए चाहिए था। बिल्कुल ठीक बोला उसने, क्योंकि उस टाइम, अब इसके पास भी टाइम कहाँ, जब आपने टेक ऑफ किया 400 फीट या 450 फीट तक ही गया, जितनी उसमें फुल पावर थी टेक ऑफ की, उसमें तो एयरबॉर्न हो गया। उसके बाद सडनली आपके दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए, पावर ही नहीं है। फिर भी वो खींच के अपना विंग मेंटेन करते हुए आगे गया। फिर उसकी स्टेज ऐसी थी, नोज़ अप, तो नोज़ अप और ड्रैग इतना ज़्यादा था लैंडिंग गियर्स का और फ्लैप्स का, कि वो एकदम नीचे फायरबॉल की तरह गिर गया। तो ऐसा सर, आप चूंकि 40 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है कैप्टन साहब, ऐसी दुनिया में कोई दूसरा विमान हादसा भी ऐसा हुआ है
वैसे टेक ऑफ पे तो ज्यादा हुए। हाँ, काफ़ी बार हुए हैं, कई जगह हुए हैं। इसी तरह के मैं पढ़ रहा था कि इंडोनेशिया में और एक और जगह बोइंग 737 के साथ इमीडिएट टेक ऑफ के साथ ऐसी ही घटना घटी। वो जो नए निकले थे बोइंग 737 मैक्स उसके साथ ऐसा हुआ था। आजकल सारे जहाज बहुत कंप्यूटराइज्ड हैं, सब कुछ आपको फीड कर देते हैं। आप ए से बी जाने के लिए ज़मीन पे ही, हम जैसे अमेरिका में जाना है तो पूरा एफएमएस के अंदर रूट फीड कर देते हैं। सब फ्यूल प्लानिंग होती है 1-1 किलो की, कि कितना फ्यूल पिएगा, इस साइड पे कितना पिएगा, ये सब चीज़ें होती हैं। सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है आज की डेट में। पर उसमें मैं आपसे सुभाष गोयल जी का तो 50 वर्षों से देश में जब से विमान कंपनियां लोगों तक पहुंची हैं तब से आप उसी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। इससे जैसे सुभाष जी, हम लोग भी यात्रा करते हैं और ज़्यादा ही करते हैं, जब ये दिमाग में आता है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तब तक दुनिया के किसी कोने में एक ऐसी घटना घट जाती है। फिर लोगों को लगने लगता है कि यार इसमें अगर कुछ हुआ तब तो कोई चांस ही नहीं है, ट्रेन में, रोड पे तो चलो। तो ये अब एक चुनौती नहीं है एविएशन सेक्टर के सामने? देखिए, मैं एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है उसका चेयरमैन हूँ। और जैसे आपने कहा कि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और हमारी कंपनी भी स्टिक ट्रैवल्स 13 एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में। तो दुनिया में कोई एयरलाइन ऐसी है नहीं जिसका एक्सीडेंट ना हुआ हो। पर अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो रोड के ऊपर 1000% ज़्यादा डेथ्स होती हैं और एक्सीडेंट्स होती हैं जितनी एयर पे होती हैं। अब ये देखिए, जिसकी मौत जहाँ लिखी हुई है वहाँ वहीं पे आनी है। अब एक पैसेंजर बच गया, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो इसलिए मैं आपके व्यूअर्स को यही कहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी मौत लिखी है तो साइकिल वाला भी मारेगा तो आप मर जाएंगे, और नहीं लिखी तो जैसे ये एक पैसेंजर 11A में बैठा हुआ जिंदा निकल आया तो आप निकल आएंगे। तो इसलिए देखो, दुनिया चलती है, आपका रोड पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन में भी एक्सीडेंट होता है, बहुत लोग मरते हैं। पहलगाम में जो बेचारे हॉलिडे पे गए हुए थे, टेररिस्टों ने उनको मार दिया। तो ये ज़िंदगी का खेल है। देखिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। चर्चा ये चल रही है कि भाई जो लोग फ्लाइट में बचे थे और प्लेन क्रैश होता तो कोई नहीं बचता है, तो फ्लाइट मतलब ये विमान या, लेकिन वो जो बात है कि जिसकी जब लिखी हुई है, वो लोग जो वो हॉस्टल में बैठे, डॉक्टर्स जो मेस में खाना खा रहे थे, जो आसपास के जगहों पर लोग थे जहां विमान गिरा और आग लग गई, ऐसे बहुत सारे लोग हताहत हो गए, बहुत सारे लोग सीवियरली इंजर्ड हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ऐसे लोगों के बीच जहाज से जिसका कोई लेना देना नहीं, मरने जीने का तो सर वो देखो ऐसा है कि अभी मैं जब आया तो एक किस्सा बता रहे थे कि कोई साहब आपके यहाँ आए थे। अच्छा, वो 3 प्लेन क्रैश में सरवाइव कर गए। उनका नाम राजारत्नम था और वो शाम की टिकट बुक करा रहे थे और कह रहे थे कि मैं मॉर्निंग फ्लाइट में जो कैरावेल चलते थे तो उसने इस तरीके से बचे कि वो सिगरेट पीने पीछे चले गए। उस ज़माने में बिज़नेस क्लास नहीं होती थी और कहता उसी टाइम टर्बुलेंस हुआ, प्लेन क्रैश हो गया, मेरे साथ बैठे हुए पैसेंजर मर गए, मैं बच गया। तो उससे मैंने कहा भी तुझे डर नहीं लगता? कहता ये दिस इज़ द 3rd प्लेन क्रैश आई हैव सर्वाइव्ड। तो कहता जिस दिन मरना है साइकिल वाला मारेगा, रोड क्रॉस करते तो मर जाऊंगा। अब आप ये कह रहे हैं कि एयर में कोई क्रैश नहीं करता। अभी जो क्या नाम श्रीनगर में हेल स्टॉर्म से जो नोज़ इंडिगो एयरलाइन की टूटी थी उसमें पायलट ने लैंड कर लिया। अभी जैसे कैप्टन बेरी कह रहे थे, उसमें मैं ये बताऊं सर, उसके जस्ट पहले कुछ ही घंटे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पे मैं उसी एयरलाइन से उतरा था। अच्छा, और एयर टर्बुलेंस था। हाँ। बस इतना हुआ कि मैं श्रीनगर से उतर के बाई रोड पहलगाम पहुंचा, तब तक ये खबर आ गई कि ऐसा ऐसा हुआ है और इंडिगो की नेक्स्ट फ्लाइट। तो अब वो
देखो, अब जैसे अभी कैप्टन बेरी कह रहे थे कि टोक्यो पे इनकी प्रॉब्लम आई, तो इन्होंने सबसे पहले फ्यूल एग्जिट करा, उसको इजेक्ट करा, क्योंकि फ्यूल जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल हाईली इन्फ्लेमेबल है, और अगर कोई प्लेन एमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि सारा फ्यूल ख़त्म कर दे, क्योंकि फ्यूल के साथ अगर टकराओगे तो वो बम की तरह फट जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ अहमदाबाद में। अदरवाइज सवाल ही नहीं पैदा होता। अब वो सेफ़ हो गए लैंडिंग, और कई एयरक्राफ्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेफ़ लैंडिंग करी। हडसन रिवर पे उसने किसी तरीके से पैसेंजर्स को बचाया, रिवर के ऊपर उतार के प्लेन। और यही मलेशियन एयरलाइन का प्लेन समुद्र में चला गया, पता ही नहीं लगा। दूसरा एक प्लेन यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से गलती से मिसाइल लग गया, वो सारे पैसेंजर मारे गए। तो ये तो एक जीने का रिस्क है, जो आदमी जीता है वही मरता है, और डर के दुनिया में नहीं जिया जाता। अब आप सारी एयरलाइन सेफ़ हैं, इट इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाकी किसी भी एयरलाइन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे सर, आप ये बताइए, ये बोइंग के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, बोइंग के लिए 737 मैक्स जब ग्राउंड हुए थे, उसके बाद बोइंग की बिज़नेस पे बहुत असर पड़ा, और ये 787 ड्रीम लाइनर वर्ल्ड का सेफेस्ट माना जाता है। इसमें बैकअप भी काफ़ी है, और अगर पावर फेलियर हो तो 6 बैटरीज़ हैं इसके अंदर, जो जिसको आप ऑल्टरनेटिव जनरेटर्स उसमें हो जाते हैं। पर ये ज़रूर कोई कंप्यूटर फेलियर हुआ होगा जिसकी वजह से दोनों इंजन डेड हो गए, या क्या कारण है ये तो अब ब्लैक बॉक्स मिल गया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। पर बहुत सारे प्लेन एमरजेंसी लैंडिंग्स हुई हैं, और काफ़ी प्लेन्स में बहुत सारे पैसेंजर बचे हैं, और कुछ प्लेन की दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कोई भी नहीं बचा। तो मैं ये नहीं कहता कि प्लेन में ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है। मैं अभी 2 दिन बाद मैं भी हैदराबाद फ्लाई करके जा रहा हूँ। तो जो है, अपना भगवान का नाम लेके अपना फ़्लाइट लो। और इतनी ट्रेजेडी हमने सपने में भी नहीं सोची थी हो सकता है। और जैसे कि कैप्टन साहब ने कहा, हम कॉन्डोलेंसेस देते हैं, और हम कहते हैं कि भगवान उनकी फैमिली को हिम्मत दे कि दे आर एबल टू बेयर दिस इरिपेरेबल लॉस। राजन सहगल साहब, आप टूरिज्म सेक्टर में इतने लंबे समय से आप भी हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक समय था जब ये एविएशन सेक्टर या उड़ाने या जहाज में चलना ये एलीट क्लास के लोगों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, इसमें सामान्य लोग या मिडिल क्लास लोग नहीं सोचते थे। अब कई बार आप सुबह एयरपोर्ट जाएं तो वहाँ के हालात रेलवे स्टेशन की तरह दिखाई देते हैं। और ये जो, और तीसरा एविएशन सेक्टर में हमारा जो बिजनेस, हमारे जो यात्रियों की संख्या है, ये सेक्टर क्या इतने तेजी से बढ़ते बिजनेस की वजह से सेफ्टी और अपने नाम्स और अपनी उसको लेके, गाइडलाइंस को लेके, आपको लगता है कि जो सख्ती पहले थी या जब सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था, प्राइवेटाइजेशन, इसका भी कुछ? पहले मैं राजन सहगल हमारी पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री की तरफ से सब परिवार को संवेदना देता हूं, जिनके कुछ सदस्य चले गए, कुछ परिवार के परिवार खत्म हो गए, और पूरे क्रू को, एयर इंडिया को भी आज हमने ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक पूरी सपोर्ट की लेटर दी है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि कल हम लोग 100 लोग कश्मीर गए हुए थे, एक रैली टू वैली लेके, ताकि पूरे इंडिया से ट्रैवल एजेंट्स थे, ताकि हम एक विश्वास पैदा कर सकें कि कश्मीर सेफ है और लोगों को वापस। आप लोग भी एयर इंडिया से ही गए? एयर इंडिया से गए थे, और जैसे ही मेरे वापस आ रहे थे, हमारी 1:40 की फ्लाइट थी एयर इंडिया की, जैसे ही हम प्लेन में बैठे, टेक ऑफ होने वाला था, तो हमारे पास ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ आई कि देयर इज़ अ प्लेन क्रैश, बट उसमें लिखा था कि सारे पैसेंजर्स और क्रू सेफ है। तो हमने बड़े चैन की सांस ली और टेक ऑफ किया। लेकिन जब लैंड किया
तो हमें ये बड़ी दुखद वाली सूचना मिली। और हमारे 100 लोग ट्रैवल कर रहे थे, कोई कोयम्बटूर से था, कोई हैदराबाद से था, कोई कहीं से था। लेकिन सबसे बड़ी भारत की एकता की बात है कि सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वो सुरक्षित पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ कैप्टन जी ने बताया, सुभाष गोयल जी ने बताया कि दुर्घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं टेक्निकल रीजंस पे जाऊं। इसके लिए एक पूरी इंक्वायरी बैठेगी और पूरा इसका देखा जाएगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतना ज़्यादा रश हो गया है हमारे एयरपोर्ट्स पे कि पहले बिजनेस क्लास खाली होता था, फर्स्ट क्लास खाली होता था, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जो बुकिंग पहले प्लेन भरा जाता है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास, फिर इकोनॉमी क्लास। और हमारे एयरपोर्ट्स भी 60 से 150 तक पहुंच गए, एयरलाइंस की फ़्लाइट्स भी इतनी ज़्यादा पहुंच गई। तो नेचुरली ये जो बात है, जो मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और उसकी बात है, ये इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज हर एक आदमी की वैल्यू होती है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वीआईपी हो। तो हमें ये चीज़ें, सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसका जो टेक्निकल है रीजंस, इनके ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा, बजाय कि प्लेन के अंदर क्या सुविधाएं मिल रही हैं उसको, पैसेंजर को वो सुविधाएं तभी ग्रहण कर पाएगा अगर वो टेक्निकली फिट होगा और उसकी दूसरी चीज़ें को ध्यान दिया जाएगा। इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना था। वो एयरक्राफ्ट यहाँ से गया था 10 बजे दिल्ली से अहमदाबाद। जो लोग, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चर्चाएं सब तरफ चल रही हैं कि क्या उसमें कोई खराबी रहते हुए यहाँ से टेक ऑफ करके वहां लैंड कर सकता है, या मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि थोड़ी बहुत चीजें आने पर भी टेक ऑफ हो सकता है, फ्लाई कर सकते हैं, या वो जो कुछ भी हुआ होगा वो टेक्निकल स्नैक तुरंत ही आया होगा? आपको क्या लगता है? देखिए साहब, ये MEL के तहत हमें पता लग सकता है कि जो दिल्ली से चला है उसमें क्या क्या खराबी थी। कई MEL गो आइटम है, कई नो गो आइटम है। जो नो गो आइटम है तो उस जहाज़ को हम लोग कभी टच नहीं करते। जो गो आइटम है, जो मैन्युफैक्चरर बोल देता है कि आप इस पे जा सकते हैं, तो वो उसकी लॉक शीट से पता लग सकता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कैप्टन दोनों दिल्ली से गए हैं या अहमदाबाद से इन्होंने उड़ान भरी है। यहाँ से गए हैं तो फिर ये ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा ना, 1.5 घंटा यहाँ से, फिर 1 घंटा रुकेंगे, फिर उनका ड्यूटी टाइम हो जाएगा 2 पायलट्स का। तो मुझे जो लगता है वो अहमदाबाद से ही उन्होंने, एक पायलट कितना 9-10 घंटे ही फ्लाई कर सकता है बस? हाँ जी, 10 घंटे ड्यूटी टाइम जो है ना, वो आजकल DGCA ने अलग अलग कर दिया है सबका। और जो को पायलट थे जिनका 1100 घंटे का था, वो भी तो कम नहीं है को पायलट के लिए, इतना ही क्राइटेरिया? ठीक है, को पायलट तो धीरे धीरे वो करते हैं ना, आवर्स लॉग, उसके बाद ही वो कमांड के लिए तैयार होते हैं, जब उनके पास करीबन 2500 घंटा 3000 घंटा हो जाता है, उसके बाद उसको कमांड के ऊपर लेते हैं। मतलब हम मोटे तौर पर सर इसको एक दुर्घटना ही लेंगे, बाकी पायलट के लिहाज से, एयरक्राफ्ट के लिहाज से, टेक्निकलिटी के लिहाज से सब कुछ वैसा ही है जैसे उसके बाद भी हजारों उड़ानें देश में चली रही हैं। एयर इंडिया की रोज कितनी उड़ानें चल रही हैं? कम से कम 200, 250, 300 उड़ानें चल रही हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस भी चल रही है, आज भी देख लीजिए। ये एक सडन, मतलब जो भी कहो, धोखा हुआ। अब मैंने जैसा कहा कि एविएशन सेक्टर को पिछले 25 वर्षों से कि उसकी बीट के तौर पर, पत्रकारिता के तौर पर नब्ज रखने वाले पवन कुमार जी से मेरे कुछ सवाल हैं। पवन जी, पहला मैं ये जानना चाहूँगा, ये दुनिया भर के एविएशन सेक्टर में हिंदुस्तान को जो प्राइवेटाइज हुआ एयरलाइंस नरसिम्हा राव के ज़माने से, कहते हैं उसके बाद न जाने कितनी जहाज की कंपनियां आई, कितनी बंद हो गई। एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुई, उसके बाद से बड़े सवाल उठाए जाते हैं। तो दुनिया के मुल्कों में जो एविएशन सेक्टर में जहां हमसे अच्छा स्टैंडर्ड है सिक्योरिटी का, या उससे और हमसे कंपैरिजन किया जाए तो क्या फर्क आ पाते? देखिए, ओवरऑल राजीव जी, आप देखेंगे, पता है इसका प्राइवेटाइजेशन से, सरकारी से ज़्यादा मतलब नहीं है एक्सीडेंट का। देखिए, एक ना बेसिक रूल्स है, जब आप रूल बुक फॉलो करते हैं, सेफ्टी का अपना नॉर्म्स है पूरी दुनिया में, और वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता रहा है। मतलब आप बड़े बड़े एक्सपर्ट से आपने बात की, मैं आपको उसके जर्नलिस्ट एस्पेक्ट से जिन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं उसकी बात मैं आपको करता हूँ।
इंडिया का जो डोमेस्टिक सिविल एविएशन सीन है वो दुनिया के सेफेस्ट मार्केट्स में से माना जाता है। इससे पहले आप रिमेंबर करिए कि सबसे बड़ा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था हिंदुस्तान में 1920 में, 2020 में कालीकट में। वो भी रिलीफ फ्लाइट थी, कुछ कोविड के दिन चल रहे थे। उसके पहले आप रिमेंबर करिए 2010 में बेंगलुरु एक्सीडेंट हुआ था। उसके पहले आप रिमेंबर करिए पटना में हवाई जहाज गिर गया था पेड़ से टकरा के, जो भी है। तो हमारे यहाँ ओवरऑल आप देखिएगा मार्केट दूसरे मार्केट की तुलना में तो सिविल एविएशन में हम सेफेस्ट देशों की ऊंची कैटेगरी में हम आते हैं। अब आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। सिंगापुर एयरलाइंस सेफ है कि नहीं है, सरकार का है। चाइना में गोयल साहब आपको ज़्यादा बताएंगे, एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न, चाइना सदर्न, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक है कि नहीं। वो तीनों वहाँ की गवर्नमेंट की एयरलाइंस है, तीनों जगह गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक है। सेफ है कि नहीं है। अब आप बार बार यहाँ के लोग अमेरिका की बात करते हैं। सेफ्टी का प्राइवेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप रेलवे कल को प्राइवेटाइज करेंगे तो कहेंगे अनसेफ चलाएंगे, उसको नहीं चला सकते। दुनिया जहान के बसें आप चला रहे हैं, क्या उसको जब प्राइवेट हो या सरकारी उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सेफ्टी के रूल्स सेम रहेंगे। जो कंसर्न एरिया हिंदुस्तान में हो ये है कि देखिए अभी प्रोलिफरेशन हुआ, बाकी कोई एयरलाइंस नहीं है, 2 बड़ी एयरलाइंस बच गई हैं, इंडिगो है और एयर इंडिया है। सरकार का जो आप क्या बोलते हैं, जो हाइजीन मेंटेन का रूल है, सरकार का जो सुपरविजन है, सरकार का जो अलर्ट रहने का है, उसमें कमी आई है कि नहीं आई है। आप पूछिएगा कि आई है तो मैं कहूँगा हाँ। एयर इंडिया उसमें से ज़्यादा वल्नरेबल है, इंडिगो फिर भी बेहतर है आज की तारीख में। एयर इंडिया वल्नरेबल काहे है, इसकी सरकार को जांच करानी चाहिए, उस पर ध्यान दे। एयर इंडिया में एक नया अभी CEO आए हैं जो विदेश से, वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, काम कम करते हैं। एयर इंडिया में आपको TV नहीं चलता, एयर इंडिया में गेट नहीं खुलता, एयर इंडिया का शीशा क्रैक किया हुआ रहता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक पैसेंजर जो फ्लाई कर रहे थे उसी एयरक्राफ्ट में दिल्ली से अहमदाबाद, उन्होंने एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया। उन्होंने अपने ट्विटर पे वो वीडियो डाला कि ये फोन नहीं चल रहा, ये साउंड सिस्टम नहीं चल रहा, ये इसका कुछ फोन नहीं चल रहा, उसका तो टेक्निकल उससे कोई वो नहीं है ना, सेफ्टी वाइज वो तो इंटरनल वो है। बात सेफ्टी की नहीं हो रही है, बात हो रही केयरलेसनेस की। तो केयरलेसनेस में जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अननोटिस तो जा ही रही हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी केयरलेसनेस में जाती होंगी ना। मेरा मानना यह है, बात एयर इंडिया की नहीं है। एयर इंडिया देखिए किसी की हो गया, टाटा की है, चढ़ तो कौन रहा है, पवन कुमार चढ़ रहे हैं, कैप्टन जा रहे हैं, गोयल साहब जा रहे हैं, हम ही लोग जा रहे हैं ना। पैसेंजर्स की बात है, पैसेंजर सेफ्टी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सरकार की और कंपनी दोनों की है। अब आप कहिएगा कि क्या एयर इंडिया में लेकलस्टर है क्या। पिछले 3 साल जब से एयर इंडिया प्राइवेट हुई, आ जाते हैं प्राइवेटाइजेशन पे, तो प्राइवेटाइजेशन में चीज़ों में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सेफ्टी बेहतर होनी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, यही मान के चल रहे हैं ना। तो ये सब एयर इंडिया में बढ़ गया है क्या। इस बीच में क्या हुआ कि इस बीच में बाकी एयरलाइंस धीरे धीरे हिंदुस्तान में बंद हुई। किंगफिशर बंद हो गया, जेट एयरवेज बंद हो गया, गो एयर बंद हो गया। तो प्रोलिफरेशन जो हुआ पैसेंजर्स के नंबर्स वगैरह का, उसमें एयरलाइंस के ऊपर बहुत प्रेशर है। उस प्रेशर में क्या सेफ्टी इग्नोर हो रही है क्या। अगर हो रही है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और कंपनियों को उस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें देखने वाली बात होगी क्या जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये कंसर्न एरियाज कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं क्या, वो देखने की जरूरत है। चलिए, आप सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इस पे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगली रिपोर्ट आप वरुण सिन्हा की देखिए, जिसमें आपको इसके तकनीकी कारणों पर चर्चा करते हुए आप देख पाएंगे। अहमदाबाद हादसे की तस्वीरें सबने देखी, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि आखिर प्लेन उड़ता कैसे है, क्या सेफ्टी चीजें होती हैं, क्या हालात होते हैं, क्या परिस्थिति होती हैं। पायलट जब उड़ने की कोशिश करता है, प्लेन में बैठता है, तब कौन कौन से नॉर्म्स को टेस्ट करता है, क्या स्थिति रहती है, उन्हीं तमाम चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर पायलट हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा, कहा जाए तो लगभग अपनी पूरी जिंदगी दे दी उड़ान भरते भरते, और आज जिस जगह में ये 320 एयरबस है, और ये आपको पूरा समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से प्लेन उड़ता है, कौन कौन से नॉर्म्स होते हैं, क्या सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते नजर आएंगे। तो हम लोग फिलहाल आपके हिसाब से एक प्लेन में बैठ चुके हैं, अब ये थोड़ी देर में टेक ऑफ करेगा। क्या तरीका रहेगा, कैसे ऑन करेंगे, क्या सिस्टम। जैसा कि हमने बताया है कि ये एयरबस 320 है और हर एयरक्राफ्ट के अपने फीचर्स और कंट्रोल सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं। सो पहली चीज, हम सारी चीज ही चेक करते हैं पूरे एयरक्राफ्ट की।
एक एक चीज, इनफैक्ट नॉट इंटरनल, जैसे हम कॉकपिट में बैठे हैं तो यही सारे स्विचेज ही नहीं, इसके अलावा हम वॉक अराउंड करते हैं पूरे एयरक्राफ्ट के आउटर सिस्टम्स को भी चेक करते हैं, कोई भी उसमें उसके जो फिजिकल कंडीशंस हैं एयरक्राफ्ट की आउटसाइड वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और अगर माइनर कोई भी हल्का सा भी डेंट है तो वो भी रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि उसकी अगर वो रिपेयरेबल है तो उसे रिपेयर किया जाए, या फिर उसके साथ में जा सकते हैं तो वो जा सके। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करने की बात करते हैं तो अगर शुरुआत करें तो कैसे टेक ऑफ होने वाला है, और आपने सब नॉर्म्स चेक कर लिए, सब कुछ ठीक है इस समय? हाँ, मतलब इस एयरक्राफ्ट में ये जो हमने सारा चेक कर लिया है, सारे नॉर्म्स ठीक है, फ्यूल ओके है, फ्यूल ओके है, एवरीथिंग, वो तो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है। इंजन आपने कहाँ चेक करेंगे फ्यूल ओके है? तो फ्यूल यहाँ पे फ्यूल ऑन बोर्ड दिया हुआ है कि हमारे पास 8,960 किलोग्राम फ्यूल है। तो ये यहाँ पे है, कुछ एयरक्राफ्ट में यहाँ दिखेगा। इस एयरक्राफ्ट में एक और सिस्टम होता है, अगर आप फ्यूल करते हैं तो फ्यूल सिस्टम यहाँ पे भी दिख जाता है आपको, ये इस तरीके से इसमें फ्यूल दिखता है अलग। ठीक है, कौन से टैंक में कितना फ्यूल है, वो किस तरीके से डिवाइडेड है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोनों इंजन की स्थिति क्या है, कैसे दोनों इंजन चल रहे हैं? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके, ये यहाँ से हमें थ्रस्ट पता लगती है कि इंजन में कितनी थ्रस्ट है। ये दोनों इंजन चल रहे हैं। तो जैसे ये हमारा ये थ्रॉटल है इसका, अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये थ्रस्ट इसका इंक्रीज हो रहा है, और इसको एक लेवल पे लेके जाते हैं टेक ऑफ में, जैसे हम यहाँ पे 50% लेके गए हैं, और फिर हम इसे फुल थ्रस्ट दे देते हैं, ताकि एयरक्राफ्ट की जो थ्रस्ट है वो बिल्कुल सिमिलर मैनर में इंक्रीज हो और डायरेक्शन कंट्रोल ठीक रहे। चलिए जरा टेक ऑफ करते हैं और जरा दिखाते हैं आपको कि आखिर आसमान से किस तरीके से अब धरती लगने वाली है। शुरुआत करिए सर। जी, ओके। ये देखिए शुरुआत हो गई है, ये सब आपने ओके कर दिया है। जी जी, एक तरीके से कॉकपिट है और उसी में हम लोग बैठे हैं। स्टार्ट हो चुका है, टेक ऑफ होने का टाइम शुरू हो गया है। जी। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है, सारा सब कुछ सिस्टम सेम है सर? हाँ जी, सारा सिस्टम सेम रहता है, बिल्कुल ठीक है। अब टेक ऑफ होगा, देखिए जरा सामने स्क्रीन पर हम देख पाएंगे इसे। देखिए प्लेन धीरे धीरे करते हुए यहां से मूव कर रहा है, रनवे के ऊपर है प्लेन। पायलट को इसी जो व्हाइट लाइन है एरो, इसी पर चलाना है जी। आगे अगर कुछ चीज है तो उसके भी इंडिकेशन इसमें मिल जाती है, या फिर वो आपको जो है वो कंट्रोल रूम से खबर आती है कि यहाँ पर इस रनवे को खाली कराया गया है? नहीं, विजुअली तो हम देख ही पा रहे हैं, और विजुअल होना बहुत जरूरी है टेक ऑफ के टाइम पे, कि आप सब कुछ देख पाएं कि सब कुछ क्लियर है। और अगर कुछ भी सामने आता है तो वो पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ रहे, बाकी एटीसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रनवे को क्लियर रखें। अब रनवे पर हम लोग हैं, स्पीड क्या है सर इस समय? स्पीड हमारी है 160, और देखिए हमने फिलहाल टेक ऑफ कर दिया, रनवे छोड़ दिया है, आसमान में हम लोग पहुंच गए हैं। अब जैसे इतने हम 35 फीट पे आते हैं तो हमें गियर अप लेना होता है इसी समय। ठीक है, मिनिमम इतनी हाइट पे हमें गियर अप लेना होता है। इस समय हम कितनी ऊंचाई पर हैं सर? हम 1200 फीट पे, 1200 फीट की ऊंचाई पर हैं, और आप देखेंगे तो इस समय आपको आसमान नजर आ रहा होगा। और ये स्थिति जो है, अब इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो आपको आगे का कैसा वेदर है, क्या चीजें हैं, किस तरीके के हालात हैं, वो हम सिस्टम कैसा है डिस्प्ले पे देखते हैं जी। ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे, इस पे नजर आता है अगर कोई भी वेदर है, कुछ भी है उस चीज को। और नीचे जमीन पर क्या स्थिति है ये देखिए जरा, आपको थोड़ा सा अगर हम नीचे दिखा पाएंगे स्क्रीन पर, ये देखिए इस तरीके से जमीन दिखती है। आप देखिए जमीन आपको नजर आ रही होगी, प्लेन हवा में है इस समय। 1200 फीट की ऊंचाई पर है हम लोग इस समय, और 1200 फीट की ऊंचाई पर आप देख पाएंगे कि सामने की तरफ आपको जमीन नजर आ रही है, आसमान नजर आ रहा है। और शायद यही समय होता है जब पायलट कहीं ना कहीं अपने आप को सोचता है थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में हूँ, और वो ऑटो पायलट लगा रहे हैं। ऑटो पायलट अब ये प्लेन अपने मोड पे चलेगा, अपने मोड पे चलेगा। आपने डेस्टिनेशन डाल दी है जी, सब कुछ डाला हुआ है। अब अभी इसमें सब कुछ डाला हुआ है, तो वो अपने हिसाब से ही अपना प्लेन डेस्टिनेशन तक जाएगी। पायलट को कुछ नहीं करना है अब करना, मतलब ऑब्वियसली मॉनिटरिंग पूरे समय टेक ऑफ से, और इनफैक्ट टेक ऑफ क्या घर से लेके और जब तक वो बट मैनुअली कोई बटन अब क्लिक नहीं करना जी, जब तक करना है जी। कैसे? कोई भी जो चेंजेस हैं वो हम इससे चेंज करते हैं, इसे बोलते हैं एफएमसी, फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर। कैसे होता है इसमें? तो इसमें जो भी है डेटा, जहाँ पे भी जाना है वो सब आपको इसमें इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, और उस हिसाब से आप जा सकते हैं। यानी आपने डेस्टिनेशन डाल दी,
उस डेस्टिनेशन के बाद आपने तय कर लिया कि यहाँ तक पहुंचना है और उसके बाद अपने आप प्लेन जो है वहां पर मैनुअली पहुंच जाएगा। करेक्ट राइट, बिल्कुल। तो ये तरीका आपने देख लिया, सामने आपको नजर आ रहा होगा आसमान भी धरती भी करीब। आप कितनी ऊंचाई पे हैं सर इस समय? अब हम 4000 फीट पे ही ऊंचाई अभी उड़ान भर रहे हैं। 4000 फीट हाँ, की। जी। तो 4000 फीट की ऊंचाई पर है। एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा, समय की कमी है मैं जानता हूं आपको। जो हादसे हो रहे हैं, क्या कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए इंजन फेल हुआ है या इंजन में कोई दिक्कत आ रही है, फ्यूल में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ इंडिकेशन कहाँ आनी होती है शुरू? जैसे मैंने आपको बताया कि एयरक्राफ्ट अलग होते हैं, ये भी एयरबस का है, तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट बोलते हैं उसे, और वो फॉलो करनी होती है उसके लिए। कुछ जैसे एयरक्राफ्ट है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट है, वहाँ पे मैनुअल होती है जिसे हम बोलते हैं QRH, क्विक रेफरेंस हैंडबुक, उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर एक इंजन आपका खराब हो गया, आप 4000 फीट की ऊंचाई पर हैं, फिर आप क्या करेंगे? अगर 4000 फीट पे हैं तो हम यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमें क्लाइंब करना है। अब 4000 फीट पे हैं, अगर को जो भी एयरपोर्ट हमारा पास में है, हम उनको वहां से वेदर लेंगे, हम अपना चेकलिस्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें वापस जाना है या फिर मान लो वहां बहुत ही मौसम खराब है तो सिंगल इंजन में हम कहाँ तक जा सकते हैं, या फिर हमारा कौन सा ऑल्टरनेट है जो टेक ऑफ के टाइम पे हमने लिया है, हम वहां जाएंगे। तो देखिए जरा, नजारा आपके सामने है। यही हालात होते हैं जब पायलट आसमान में होते हैं। इन्हीं तकलीफों के साथ, इन्हीं सोच के साथ उन्हें अपना कहीं ना कहीं फ्लाइंग एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्थिति साफ है कि कल जो हादसा हुआ उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ जरूर है कि हमने आपको ये समझाया कि आखिर प्लेन के अंदर किस तरीके से उड़ान भरने से पहले पायलट तमाम चीजें चेक करते हैं, उसके बाद ही उड़ान भरी जाती है, और आसमान में पहुंचने के बाद किस तरीके से सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है, क्या कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, ये तमाम चीजें हमने समझाने की कोशिश करी। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।